अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज हैरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारे वो तमाम स्टूडेंट जो इंग्लिश बोल रहे हैं और सीख रहे हैं, लेकिन कभी भी वो इन टर्मिनोलॉजीज की तरफ नहीं आते। अब क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पर लैंग्वेज या लिटरेसी या ये एजुकेशनल सिस्टम बढ़ता जा रहा है, कोई इतने डिफाइनेबल वर्ड्स में ये बात नहीं करता। मिसाल के तौर पर कि क्या तुम इक्वल सिस्टम पे बिलीव करते हो, हर कोई बराबर के उसूल पर जाना चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे वर्ड्स को सेव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी। अगर आप कॉमर्स के, साइंस के, किसी के भी स्टूडेंट हैं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी जनरल में आती है और आपको पता होनी चाहिए। यू मे कंसीडर दिस वोकैबुलरी एज योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लिखना भी आप बंद कर दीजिएगा मेरे साथ। पहले आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपके कहीं ना कहीं लेवल को बढ़ाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव। अब बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है अगर एक स्टूडेंट है, उसे में कहा जाए कि व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट योर कंट्री। वो कहते हैं पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही बात पता है कि आइडिया या पॉइंट। तो मैं एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड्स भी आपको बताऊंगी। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आइडिया, और आइडिया को हम नोशन भी कहते हैं। नोशन, NOTION, नोशन। तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज योर नोशन अबाउट योर कंट्री या व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, पहलू या आपका नजरिया। इसके बाद बात करते हैं जस्टिफिकेशन। आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी ने आप पर इल्जाम लगा दिया या आपको गलत समझा, आप उसको मुसलसल अपनी वजाहत दे रहे हैं, इस अमल को हम कहते हैं जस्टिफिकेशन। तो अब आप जरा ख्याल रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी जिंदगी में अगर आप अपना लेते हैं तो आपको लोग पढ़ा लिखा भी मान सकते हैं। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कह रहे हैं कि आई डोंट नीड ऑफ योर वर्ड्स, या आई डोंट बिलीव यू, या आई बिलीव यू। आप ये तमाम बातें ना करें, आप सिंपल कहते हैं आई डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ दी जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब है कि अब जो भी हो गया होने दो, मुझे इसके ऊपर वजाहत मत दो। तो वजाहत को हम क्या कहते हैं, जस्टिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है असरात। मिसाल के तौर पर अगर मैं असरात की बात करूं तो ये इम्पैक्ट कहलाता है। इसको हम इफेक्ट्स भी कहते हैं। इफेक्ट्स, याद रखिएगा, इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क है। स्टूडेंट को पता नहीं होता कि इफेक्ट और अफेक्ट में क्या फर्क है। इफेक्ट्स, हमने एक वर्ड सुना है साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स हम सब जानते हैं। साइड एक इंग्लिश का ऐसा वर्ड है, अगर मैं आपसे कहूं साइड, तो साइड एक ऐसा लफ्ज है जिसके हमेशा नेगेटिव मतलब होता है। साइड लफ्ज का मतलब हमेशा नेगेटिव आता है। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द डाउन साइड ऑफ योर इकोनॉमी, डाउन साइड का मतलब भी क्या है, नेगेटिव नजरिया क्या है, डाउन साइड। साइड तो कहा जाए साइड इफेक्ट्स, तो साइड इफेक्ट का मतलब है नेगेटिव। लेकिन इम्पैक्ट का मतलब होता है असरात। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैं अपनी बात को एक बार फिर रिवाइज करवाऊंगी कि मैं यहाँ पर वोकैबुलरी करवा रही हूँ और आपने हर वर्ड को समझना है। इनको याद रखने की वो खास जरूरत नहीं है, खुद ही याद हो जाता है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया, यानी कोई ख्याल। इसके बाद हमने कहा जस्टिफिकेशन, वजाहत देने का अमल। आप किसी को वजाहत दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन फ्रेंडशिप। जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है फ्रेंडशिप में। इसके बाद है इम्पैक्ट। मैंने आपको बताया इम्पैक्ट का मतलब होता है असरात। ये असरात पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और इसको अगर कहा जाए इसके इफेक्ट्स भी कहा जाता है। साइड को हटा दें, मुझे एक अलग बात हुई थी। इफेक्ट्स का मतलब होता है असरात। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अफेक्ट लिख दूंगी, अफेक्ट, तो ये मेरे पास वर्ब हो जाता है, और ए से आने वाला वर्ब कहता है असर डालना। अगर मैं कहूं कि योर वर्ड्स अफेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी, तो आपके वर्ड्स, आपके अल्फाज जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पर असर डालते हैं। वर्ब है, पूरे जुमले में एक वाज़ेह निशानी मिली है अफेक्ट की। आगे बात करते हैं फ्रेमवर्क। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता फ्रेमवर्क का मतलब क्या है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, एक वो ढांचा जिसके हिसाब से, एक पैटर्न जिसे हम कहते हैं, एक ढांचा। अगर कहा जाए व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ माइंड, फ्रेम का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो फ्रेमवर्क का मतलब है, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज योर फ्रेमवर्क अबाउट दिस प्लान, आपका इस प्लान को करने के बारे में क्या तरीकेकार है, फ्रेमवर्क, वो तरीकेकार, वो मेथोडोलॉजी, वो स्ट्रेटेजी की बात की जा रही है फ्रेमवर्क में। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको कहूं, फ्रेम का मतलब तो है फ्रेमवर्क, काम करने का तरीका। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्रेम ऑफ माइंड की बात कर दूं, तो फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है आपके सोचने का नजरिया। अगर कहा जाए इन माय फ्रेम ऑफ माइंड, मेरे ख्याल के मुताबिक, फ्रेम ऑफ माइंड। इसके बाद हम बात करते हैं अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीजें जो अभी तक है नहीं या होंगी तो आपके इल्म में नहीं है, लेकिन आपने उनको एज्यूम किया है। अजम्पशन जिसे हम कहते हैं ख्याल करो, अजम्पशंस। तो ये तो ऑलरेडी पता होता है हमें इसके बारे में। रिसेशन, भाई बहुत बेसिक वर्ड है, और दूसरी कंट्रीज के बच्चों को पता है,
हमारे यहाँ अगर पूछा भी जाए कि इन रिसेशन व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू इन रिसेशन, अब हम बोलेंगे रिसेशन क्या है। देखिए इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों के लिए इकोनॉमी का लफ्ज ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमी क्या है, पहले तो याद रखें कि एक कंट्री को चलाने के लिए जो एक तरीकेकार होता है वो हम कहते हैं इकोनॉमी। मिसाल के तौर पर एक कंट्री से कितनी चीजें बाहर जा रही हैं जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना, बाहर से कितनी चीजें आ रही हैं इंपोर्ट करना, आप कितनी नौकरियां दे रहे हैं, आपके मुल्क में महंगाई की क्या तरीकेकार है, क्या कितने परसेंट आप गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। एक सोचने का तरीका ये है कि आपकी इस मुल्क में आबादी जितनी है क्या इतनी ही गवर्नमेंट जॉब्स है? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स इतनी तादाद में हो ही नहीं सकती। आवाम तो बहुत ज्यादा तादाद में पड़ रही है लेकिन गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनकी जरूरियात कौन पूरी कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर आके पूरी कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपको जॉब्स दे रहा है, तो वो तो हमें कहलाता है कि इकोनॉमी का मतलब है छोटे छोटे से कंपोनेंट जो आपके मुल्क को चलाने के लिए होते हैं, इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। रिसेशन का मतलब होता है जहां पर इकोनॉमी डाउन हो जाए। मिसाल के तौर पर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, यहाँ पर एक बात मैं आपसे करती भी चलूं, इन वोकेबलरी से मजीद हमारे पास अल्फाज आ रहे हैं। कंट्रीज भी तीन तरह की कैटेगरीज में होती है। हम तो वैसे नॉर्मली कह देते हैं यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज को अलग दर्जा यूं दिया जाता है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। हमारे पास तीन तरह की कंट्रीज होती हैं, एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज वो होती हैं जिसमें इंडस्ट्रीज भी हैं और वो लोग अपनी खेती बाड़ी वगैरह भी कर रहे हैं, यानी अभी उनमें तरक्की का अमल जारी है। अंडर डेवलप्ड वो कंट्रीज होती हैं जहां पर जॉब वगैरह नहीं है, वहां के लोग बहुत ज्यादा पसमानदा है। और डेवलप्ड कंट्रीज जिनको हम यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं। तो रिसेशन पे बात हम कर रहे थे। रिसेशन का मतलब होता है जहां पर बेरोजगारी बढ़ जाए, जहां पर जॉब्स ना हो, जहां पर महंगाई की शरह बढ़ जाए और लोग जो है वो एक तरीके से मायूस होना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। तो अगर आपसे कहा जाए कि इन द रिसेशन व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। वो हमें नहीं पता गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो उनकी पॉलिसी इकोनॉमिस्ट बेहतर जानते हैं। लेकिन रिसेशन का मतलब हमें पता होना चाहिए कि रिसेशन वो एक दौरानिया कहलाता है जिसमें गवर्नमेंट या इकोनॉमी डाउन होती है। मैं यहाँ पर एक मिसाल दूंगी, जैसे कोविड-19 हमारे पास आया था, उस वक्त हमारे मुल्क की हालत ऑलमोस्ट सामने थी या हर कंट्री की सूरत हाल। इसके बाद है एंटरप्रेन्योर। इसे एंटरप्रेन्योर नहीं पढ़ा जाता, इसे एंटरप्रेन्योर ओ के सामने साथ पढ़ा जाता है। एंटरप्रेन्योर की एक टर्मिनोलॉजी अगर आपसे कोई कहता है तो आपको पता होना चाहिए वो इंसान जो बिजनेस करना चाहे, बिजनेस करना चाहे उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला इंसान ज्यादातर सक्सेसफुल होता है। हम मिसाल लेते हैं कि ये इंसान कामयाब है, या हम एलन मस्क की लेते हैं, वो एंटरप्रेन्योर है। वो लोग, अब जरूरी नहीं है कि बिजनेस हमेशा नई चीज का किया जाए, बिजनेस पहले से मौजूद आइडिया को भी एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है अमल करना, एग्जीक्यूट। अगर आपसे कहा जाए, ऐसे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। एंटरप्रेन्योर ऐसे इंसान को कहते हैं जो बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन हो। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। अगर स्टूडेंट को ग्लोबलाइजेशन का मतलब नहीं पता तो बिल्कुल फजूल सी बात है। देखिए, जब तक हमारे पास इंटरनेट नहीं आया था हमें दूसरे मुल्क के बारे में इतनी खबरें नहीं हुआ करती थी। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, जिसकी हम बात करते हैं सप्लाई चेन की। मिसाल के तौर पर एक मुल्क में जो हमारी प्रोडक्ट है वो दूसरे मुल्क में भी जाकर वही प्रोडक्ट आप चेक करें, वही उसकी ब्रांचेस है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक मुल्क से दूसरे मुल्क राब्ते आसान हो गए हैं। जो हम कर रहे हैं वो उन्हें पता है, जो वो कर रहे हैं हमें पता है। जिसे हम कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसलिए हम कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो सिमट गई है, ग्लोबल हो गई है, ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी एक इंसान की भी होती है, किसी चीज की भी होती है। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं और आप 12 घंटे का रिजल्ट हासिल कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। कम मेहनत करके कम रिसोर्सेज लगा के ज्यादा रिजल्ट हासिल करना प्रोडक्टिविटी कहलाता है। इसको हम एफिशिएंसी भी कहते हैं। अब हमारे यहाँ तो एफिशिएंसी का लफ्ज ही अलग है, उसको तो हम एफिशिएंसी को एक गलत टर्मिनोलॉजी में ले जाते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंट का मतलब होता है कम चीजें लगाकर ज्यादा रिजल्ट हासिल करना। प्रोडक्टिविटी, प्रोफिशिएंट या एफिशिएंसी, ये तीनों एक ही वर्ड है। इसके बाद बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आपको अच्छे से पता है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को कहते हैं। इसके बाद है पॉवर्टी। इसे पॉवर्टी नहीं पढ़ते, इसे पॉवर्टी पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है गुर्बत। इसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। मैं सिर्फ उन टर्मिनोलॉजी का जिक्र कर रही हूँ जो आपके में नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा स्केड्यूल जो काफी फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल की अगर मैं उर्दू की बात करूं तो इसका लफ्जी मतलब होता है लचक होना। अब मुझे नहीं पता कि इस लचक को हम किस तरीके से बयान कर सकते हैं। इसको अगर हम यूं कहेंगे कि जैसे कि स्टूडेंट है, अब मैं अगर अपने ऑन कैंपस की बात करूं, एक स्टूडेंट है 2 से 4 की इसकी टाइमिंग है, तो मैंने कहा आपके लिए फ्लेक्सिबल टाइम है, अगर आप 2 से 4 नहीं आ सकते आप 3 से 5 आ जाए।
उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि उसकी क्लासेस मिस ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर आपका कोई काम ऑन कैंपस ही होता था, या जैसे कि अगर हम कहते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस आपको कोई फॉर्म है कुछ करना है वो फिजिकल जाके सबमिट हुआ करती थी, अब हमारे पास ऑनलाइन भी सिलसिला आ गया है, तो इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस का आ जाना, या पहले आप बहुत ज्यादा फॉलो करते थे स्ट्रिक्टनेस को, अब आपके पास मामला फ्लेक्सिबल हो गए। इसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई को कहते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमें पता है एक लफ्ज बच्चों से कहा जाए वो कहेंगे जमहूरियत, उन्हें ना जमहूरियत पता ना उन्हें डेमोक्रेसी पता, तो इसको हम समझते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है। वो तरीकेकार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट हम पर एम्प्लॉय करती है, गवर्नमेंट का जो काम है वो करना, अवाम को उनके हुकूक का मिलना, हमारे पास वोटिंग राइट्स है, हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं फिर वो आके अवाम की खिदमत करते हैं, ये पूरा एक सिस्टम जहां चलता है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। एक मुल्क का सही अंदाज में चलना डेमोक्रेसी कहलाता है। डेमोक्रेसी जहां जमहूरियत हो, जहां पर ये ना हो कि आप अगर काबिल भी हैं तो आपकी आवाज को दबाया जाएगा, वो डेमोक्रेसी में नहीं आता है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, डेमोक्रेसी कहा जाता है ऐसी चीज को जहां पर अवाम को उनके राइट्स मिले गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसलिए हर मुल्क में डेमोक्रेसी होना चाहिए। इनइक्वालिटी का मतलब होता है नाइंसाफी। अगर हम कहते हैं कि मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल इन एनी फील्ड, तो ये हमने कहा है मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, लेकिन हमारा लेबर लॉ कहता है कि ये लेबर लॉ है, आप चेक कर सकते हैं इसको, कि खवातीन जो है वो शाम 5 या 6 के बाद किसी भी फैक्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे नहीं कर सकती। अगर उनकी मर्जी है तो वो कर सकती हैं, लेकिन अगर उनकी मर्जी नहीं है तो उन्हें कोई कानून रोक नहीं सकता। सो यहाँ पर इनइक्वालिटी थोड़ी सी सेंस में आ जाती है कि उन्हें जेंडर को थोड़ा प्रेफर किया जाता है। आसान करके बताऊं, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी, इनका मतलब हो गया जहां बराबरी ना हो। अगर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों बराबर है, तो ये बात बराबर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन है और बहुत सारी फैसिलिटीज है जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है ना बराबरी, यानी बराबर ना होना। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। वो अगर उनसे कहा जाए व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ योर सिटी, वो बताएंगे रोड्स नहीं है, वो बताएंगे ब्रिजेस नहीं है, वो कहेंगे हमारा शहर अच्छा डेवलप नहीं है। ये तमाम चीजें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। रेलवे सिस्टम, हमारी हर चीज जो रेलवे है, रोड्स है, ये जो सिलसिला होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं किसी शहर की वो सूरत हाल जो सामने देखने में नजर आती है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें रेलवे का सिस्टम है, बसेस का सिलसिला है, ट्रैफिक का निजाम है, या रोड्स वगैरह, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। इसके बाद है सब्सिडी। सब्सिडी कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला आपको फाइनेंशियल एड। मिसाल के तौर पर अगर किसी गरीब आबादी में आपका बिल आ गया 20,000 के करीब और उनकी इतनी आमदनी नहीं है, तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देगी वो आधा बिल रिड्यूस कर देगी, कि अपने हिसाब से जो भी वो परसेंटेज फिक्स करेगी। इसको हम सब्सिडी कहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली यानी पैसों की सूरत में मदद करना। इसके बाद है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब होता है सैलरी। हमें पता ही नहीं है सैलरी, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर डिजायरेबल इंसेंटिव्स, हमें पता ही नहीं है। इंसेंटिव्स का मतलब होता है सैलरी। इसके बाद हम बात करते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस वो तरीकेकार होता है जो एक जॉब होल्डर को अलाउंसेस की अगर हम बात करें, जैसे आप जॉब पे जाते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको इंश्योरेंस मिलता है, आपको बोनस मिलता है और आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, ये सब हमारे पास अलाउंसेस में आता है। जॉब की फैसिलिटीज को हम अलाउंसेस कहते हैं। आखिरी टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं और है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है पॉलिसी। अब हमें पता है पॉलिसी को सिर्फ रूल्स कहते हैं, रूल्स को सिर्फ पॉलिसी नहीं कहते। रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन उन पर अमल दरामद करना, रेगुलेशन कानून को कहा जाता है। इसके बाद है विन और लॉस सिचुएशन। ये बिल्कुल एक हटकर बात की, विन और लॉस सिचुएशन। अगर आपसे को कहता है कि डू यू नो अबाउट द विन और लॉस सिचुएशन, तो विन और लॉस का मतलब है जहां पर 50% चांस है किसी काम के अच्छे हो जाने का और 50% चांस है बुरा हो जाने का। या फिर अगर मैं कहूं, अगर हम कोई टॉस करते हैं, टॉस करते वक्त हमें पता नहीं होता कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो अगर विन हो जाता है तो वो विन है और यहाँ पर लॉस सिचुएशन। इसके बाद है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का अगर हम बात करें कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन को जब मैं अभी इसको एंड में डिस्कस करूंगी, लेकिन इसके बाद मैं टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करती हूँ। रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसी रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जैसे सोलर वगैरह कहलाती हैं या विंड एनर्जी कहलाती है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती हैं। रिन्यू हो सकती है, न्यू यानी रिन्यू, दोबारा से न्यू। सोलर है, कभी भी इसकी पावर खत्म नहीं होगी, इसको रिन्यूएबल कहा जाता है। इमिशन, इमिशन का मतलब होता है इखराज। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए इमिशन ऑफ गैसेस, गैसेस का निकलना, अगर मैं कहती हूँ इमिशन ऑफ गैसेस इज सो डेंजरस इन इंडस्ट्रीज, तो क्या हो जाएगा, इमिशन यानी गैसों का निकलना इंडस्ट्रीज से बहुत खराब है। इसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। ये टर्मिनोलॉजी बेसिक है,
जंगलात का काटना, डिफॉरेस्टेशन। अगर कहा जाए व्हाई द डिफॉरेस्टेशन इज कॉमन इन योर कंट्री, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात का काटना। इसके बाद है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल का मतलब होता है आप कोई जॉब कर रहे हैं उसी के साथ दी जाने वाली ट्रेनिंग, जिसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर आपसे कहा जाए हाउ कैन वी इम्प्रूव द एम्प्लॉय, तो आप कहेंगे वी शुड गिव देम द वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर वो काम कर रहे हैं बैंक में, उन्हें बैंक में, जैसे हम इंटर्नशिप कहते हैं, इंटर्नशिप वोकेशनल ट्रेनिंग कहलाती है। अगर कोई टीचर है अपने साथ दूसरे टीचर्स को हायर करता है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग कहा जाता है। इसके बाद है लिटरेसी। लिटरेसी का लफ्जी मतलब ये नहीं है कि कितने अफराद पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी का एक टर्मिनोलॉजी है कितने अफराद लिखना और पढ़ना जानते हैं। आपको शायद ये बात थोड़ी सी हैरत में डाल दे, हमारे मुल्क में पढ़े लिखे अफराद की तादाद के ऊपर बात नहीं होती है। अगर आपसे कभी कहा जाए कि लिटरेसी रेट क्या है, तो हमें पता ही नहीं होता, हम समझते हैं कि जनाब काबिल अफराद जो है वो, काबिल अफराद की बात नहीं है। लिटरेसी का मतलब है एक ऐसा इंसान जो सिर्फ पढ़ ले इसको और सिर्फ लिख ले। मैं समझने की बात नहीं कर रही हूँ। जो इंसान अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हैं सिर्फ, उनको भी हम लिटरेट जानते हैं। तो ये हमारे पास लिटरेसी रेट कहलाता है, इसीलिए। तो लिटरेसी रेट देखकर कभी भी हम ये ना सोचें कि मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है। सिर्फ लिखना और पढ़ना, मैं समझने की बात नहीं कर रही हूँ। इसके बाद है क्यूरिकुलम। हमें तो इस लफ्ज का पता ही नहीं होता है। क्यूरिकुलम कहा जाता है आपका सिलेबस, आपका तमाम सिलेबस। अगर मैं कहूँ योर क्यूरिकुलम मस्ट बी एडवांस्ड, तो और इसके बाद है हमारे पास कंपलसरी। कंपलसरी बहुत बेसिक है, हमें पता होता है। नेसेसरी, लाजमी। अगर मैं कहूँ आपसे कि वियरिंग द कार्ड्स आर नेसेसरी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन या आर कंपलसरी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब होगा लाजमी। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक वोकैबुलरी समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।